नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू पीपल आर वेल एंड आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ एग्रीकल्चर को इस वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट किया जाए इसको। बहुत ही छोटा अच्छा चैप्टर है, ठीक है। इंडिया में आपको जैसे कि पता है कि 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर्स मतलब मोस्टली एग्रीकल्चर में ऑक्यूपाइड है, ठीक है। और इंडिया भी एक एग्रीकल्चरल स्टेट है, ये सब आपको पता है। ठीक है। अब कुछ कुछ प्रोडक्ट जैसे कि टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस और भी है, जैसे कि चावल वगैरह, ये सब हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। मतलब अच्छा खासा लेवल पे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, समझे। अब हम लोग को इसमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 टाइप्स पढ़ने हैं, ठीक है। जिसमें से लगभग लगभग पढ़ने तो 3 है, एक टाइप इसके अंदर ही में रहता है, ठीक है। ये बात हो गई। अब हम लोग पढ़ाना शुरू भी करते हैं, ठीक है। देखिए, टाइप्स जो है वो किस पे डिटरमाइन किया हुआ है, वो सब आपको यहाँ पे बताया गया, ठीक है। जैसे कि इन्वायरमेंट कैसा है, टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ हो रहा है, और कल्चरली वो किस तरीके से देखा जाता है। सबसे पहला टाइप है आपको परमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। मोटा मोटी मैं बता दूं, इसमें क्या होता है कि लैंड जो होता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। या तो छोटा होता है या तो 2-3 कम्युनिटी का एक लैंड होता है, ठीक है। स्मॉल पैच ऑफ लैंड होता है। दूसरा, यहाँ पे कोई हाई लेवल टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ नहीं किया जाता है। डो यूज़ किया जाता है डिगिंग के लिए, डिगिंग स्टिक्स वगैरह ये सभी यूज़ किए जाते हैं। कोई हाई लेवल ट्रैक्टर वगैरह ये सब यूज़ नहीं किए जाते। लेबर यहाँ पे फैमिली ही होती है या कम्युनिटी, जैसे मैं बताया कम्युनिटी लेबर हो सकती है, ठीक है। और ये लोग पूरी तरीके से नेचर क्लाइमेट पे वगैरह डिपेंडेंट रहते हैं। अगर बारिश होगी तो इनके खेत में पानी आएगा, ठीक है। सॉइल में अगर फर्टिलिटी है तो सॉइल में फर्टिलिटी है, नहीं है तो नहीं है। ये वाला जो है परमिटेड परमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, ये मोस्टली सेल्फ कंजप्शन के लिए होता है। मतलब जितना ही उतना ही, मतलब अब एक्सपोर्ट भी आप कब करेंगे, जब आपके पास एक्स्ट्रा होगा। मान लो कि उगाई ही 1 किलो है, तो कहाँ से आधा किलो एक्सपोर्ट कर दोगे, कुछ तो रखोगे ना भाई, है ना। क्योंकि मान लो कि आधा एक्सपोर्ट भी कर दोगे, पैसे आ जाएंगे, पैसों के जूते खरीद लोगे, तो जूते थोड़ी खाओगे यार, मतलब खा भी सकते हो लेकिन वैसे थोड़ी खाओगे, तो अलग चीज़ है ना। इसको स्लश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, ठीक है। इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्यों कहा जाता है, इसको आप ठीक से समझिए। जैसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर हर टाइप की, जैसे परमिटेड सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है ना, तो इसको हर हर मतलब सबसिस्टेंस फार्मिंग को स्लैश एंड बर्न नहीं कहा जाता। वो फार्मिंग जो जंगल के बगल में होती है उसको ये कहा जाता है स्लैश एंड बर्न। और क्यों कहा जाता है, जैसे फार्मर क्या है, मान लीजिए ये एक लैंड है, ठीक है। यहाँ पे ये मान लीजिए कि कुछ उगाया 1 साल, ठीक है। लेकिन अब इसको 5 साल यूज़ किया, अब इसका वो ख़त्म हो चुका है फर्टिलिटी, तो फार्मर क्या करेगा, फार्मर ये करेगा कि इसको शिफ्ट कर जाएगा बगल वाले ज़मीन पर, बगल वाले ज़मीन पर शिफ्ट कर जाएगा। फिर 5 साल यहाँ करेगा,
तब तक यहाँ की फर्टिलिटी नेचुरली ग्रो हो चुकी होगी। फिर 5 साल बाद क्या करेगा फार्मर, के फिर शिफ्ट कर जाएगा नए वाले लैंड पे। तो ऐसे शिफ्ट शिफ्ट करने को वो करता है फार्मर। ठीक है, अब शिफ्ट करना ही नहीं, फार्मर लोग क्या करता है कि जैसे कि इन लोग को कोई हाई टेक्नोलॉजी तो यूज़ नहीं करना है, हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए पैसा चाहिए, ये लोग तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए बना रहा है। तो फार्मर क्या करेगा, शिफ्ट करेगा तो करेगा। अब मान लीजिए कि एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ। मान लीजिए ये आपका लैंड है, ठीक है, अब इसमें आपने कुछ क्रॉप उगाया, ठीक है, लेकिन अब बात क्या है कि क्रॉप का जो मेन मेन पार्ट था चावल वगैरह वो तो आपने उखाड़ लिया, लेकिन कुछ कुछ पार्ट जो होता है वो जड़ पकड़ा हुआ रह जाता है और वहीं पे रह जाता है। तो अब इसको दो तरीका है। सबसे पहला गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट बोलती है कि आप प्रॉपर मशीनरी का यूज़ करिए और इसको ज़मीन से उखाड़िए, या तो मशीन का यूज़ कीजिए या तो हाथ का यूज़ कीजिए। तो मशीन तो चलो मतलब पैसा लेती है लेकिन काम तुरंत हो जाएगी, लेकिन हाथ से क्या है कि चलो पैसा नहीं लगेंगे लेकिन मैन पावर और टाइम कितना लगेगा। तो कोई भी किसान तो ये नहीं चाहेगा। तो ट्रेडिशनल मेथड क्या है इंडिया में कि क्या करते हैं, या इंडिया में ही नहीं बहुत जगह पर भी क्या करते हैं लोग कि जो बचा उसमें पूरा मतलब पेट्रोलियम डाल के और फूंक देंगे। मतलब इसमें पूरे तरीके से क्या करेंगे वो लोग कि इसमें आग लगा देंगे, ठीक है, आग लगा दिया, आग लगा दिया, आग लगा देंगे यहाँ पे। अब होगा क्या कि जो भी बचा कुचा है वो पूरा जल के बाहर निकल जाएगा, जल जाएगा अंदर ही। लेकिन ये इलीगल प्रैक्टिस है इंडिया में, एटलीस्ट इंडिया में ये मना इसलिए क्योंकि ये किया जंगल के पास जाता है। वैसा तो नहीं है कि आप एक गांव में रहते हैं, बगल वाले ज़मीन में आप शिफ्ट कर जाइएगा, पता चला बगल वाले ज़मीन ठेकेदार का है, वो तो हालत ख़राब कर देगा फिर। तो इसीलिए हाँ, ये होता ही है जंगल में। तो वो कारण क्या है कि जंगल में हो रहा है। अब तुमने आग तो लगा दिया, आग लगाना तुम्हारी इच्छा थी, आग पकड़ना वो जो बची खुची घास फूस थी उसकी इच्छा थी। अब आग किसको किसको पकड़ेगा ये आग की इच्छा है। पता चला आग पूरे जंगल को पकड़ लिया, क्या कर लोगे तुम, नहीं कर क्या लोगे तुम, तो लॉस हो जाएगा ना फिर। एक तो कार्बन फुटप्रिंट वगैरह वगैरह लनपन लनपन जो भी होता है वो सब, और भी 10-15 चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए इनलीगल है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, है ना, कि हाँ, ये लोग मेनली आप समझिए ये लोग फर्टिलाइज़र वगैरह भी नहीं यूज़ करते, और सेम चीज़ को अलग अलग मतलब स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे झोइंग जाना जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड वगैरह, ठीक है। फिर फिर उसके बाद आप देखिए पोलुम जाना जाता है मणिपुर, दीपा बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। फिर अंडोमार और निकोबार में भी पोलो ही जाना जाता है, सॉरी दीपा ही जाना जाता है। तो ये सब चीज़ें ये आपको उतना खास जानने की नहीं है। देखिए इस टाइप से ये आग लगाया जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए ये है जंगल, आग तो आपने लगाया है ना, अब ये आग इसको पकड़ेगा कि नहीं ये आग की मर्जी, समझे महाराज। तो इसलिए ये बहुत मतलब डेंजरस प्रैक्टिस है, इससे किसी का जान माल की हत्या हाई हव भी हो सकता है, इसलिए बच के रहते हैं। अब आगे की बात, हाँ, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसका मैं आपको बताऊं। जैसे आपको यहाँ पे एक वर्ड दिखेगा, कहाँ आ गया, हाँ, ये राइट टू इनहेरिटेंस का मतलब आप समझिए पहले। जैसे कि ये एक पूरा जमीन का टुकड़ा है, रुको 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 भाई, रुको रुको, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं हम लोग, ऐसे नहीं बनाते हैं, 1 मिनट। हाँ, जैसे कि मान लीजिए बैक यार,
एक सेकंड रुकिए आप। अभी आएगा। हाँ, जैसे कि मान लीजिए ये एक ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है, और ये ज़मीन का टुकड़ा बिलोंग करता है पर्सन ए से, ठीक है। अब होता क्या कि इस बंदे के दो बच्चे होते हैं, ठीक है। तो अब वो लोग जो बड़े होंगे तो ये इसका प्रॉपर्टी दोनों में बराबर डिवाइड होगा। अब ये लैंड ही बराबर में डिवाइड होगा, तो ये लैंड ऐसे डिवाइड हो गया। अब मान लेते हैं कि कहाँ लिखूं, मान लेते हैं इसके बच्चे हुए सी डी, बी कहाँ गया, पत्नी भी तो होनी चाहिए भाई। गजब कुछ बोलते रहते हो भाई तुम लोग। तो सी और डी में ये दोनों लैंड, ये वाला और ये वाला बंटवारा हो गया। अब फिर फिर ई सी और डी का भी बचा हुआ, अब फिर ये लैंड बटेगा। अब ये क्या हो जाएगा, फिर मतलब आप समझिए, बात को समझिए। फिर ये चार, मतलब ये एक लैंड का टुकड़ा था किसी एक आदमी के पास, अब ये बट चुका है चार हिस्सों में। फिर इनके चार बच्चे होंगे मान लेते हैं, तब सेम लैंड का टुकड़ा और चार में बटेगा। ठीक है, मतलब ऐसे ही आप करते करते देख लीजिए, लगभग लगभग सारा लैंड का टुकड़ा कितना छोटा छोटा। अब आप यहाँ पे देखिए, पहले ये पूरा जमीन एक आदमी को बिलोंग करता था, लेकिन अब ये एक छोटा सा एरिया किसी एक को बिलोंग करता है। तो अब इस कारण से क्या हो गया है कि इंस्टेंट इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बहुत रूल में होता क्या है इसमें, ये वहाँ प्रैक्टिस किया जाता है जिस जहाँ पर लैंड बहुत छोटा हो, ठीक है, बहुत छोटे लैंड पे इसको प्रैक्टिस किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें हाईली पावर मशीन, एच वाई वी सीड, ठीक है, और उसके बाद फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ किया जाता है। एच वाई वी सीड क्या होता है, जैसे आपने पिछले साल क्लास में, पिछले साल नहीं, 8 में पढ़ा होगा कि सीड्स को मॉडिफाई किया जाता है ताकि वो लोग जीन्स चेंज करके, आपने पढ़ा होगा मोटा मोटी। तो वही जो मॉडिफाइड सीड होता है उसको बोलते हैं एच वाई वी सीड्स। तो एच वाई वी सीड्स यहाँ यूज़ किए जाते हैं, हाई फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है, बहुत सारा हाई टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है, और बहुत सारा कॉस्ट लगाया जाता है इसमें, क्योंकि इतने छोटे से लैंड पे ये लोग पैसे कमाने के लिए कल्टीवेशन करते हैं। इसको बोलते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब कमर्शियल फार्मिंग और ये प्लांटेशन फार्मिंग, हालांकि ये दोनों हैं आपको सेम परिवार से, कमर्शियल फार्मिंग, दोनों को मैं अभी आपको समझाता हूँ। दोनों को मैं अभी आपको समझाता हूँ ब्लैंक स्क्रीन पे। आप अब बाकी बात बात समझ लीजिए एक बार, ठीक है। अच्छा, और एक बात, अगर आपको चाहिए कि हाँ मतलब बैकग्राउंड कलर चेंज किया जाए या कुछ के चेंज किया जाए या कुछ किया जाए, तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर कलर चेंज करना इज़ वेरी सिंपल, ये देखिए तुरंत चेंज हो जाएगा, ये देखिए, है ना, ये देखिए। इसलिए कुछ भी अगर सजेशन हो तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताइए। चलिए ऐसा कलर रखते हैं जो आपके आंखों में न लगे। हाँ, अभी आप मेरी बात सुनिए, यहाँ पे हम लोग लाइन बना लेते हैं। लाइन यहाँ पे बना लो भाई। एक सेकेंड, अरे छोड़ो यार, इतना से समझ में आना चाहिए कि दो अलग अलग हिस्सा है। अब देखिए, होता क्या है कि दोनों में एक चीज़ कॉमन है, कॉमन लिखने बोला गया तो सोच समझिए, कॉमन ये दोनों में क्या है कि दोनों के पास लार्ज एरिया होता है कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। अब फ़र्क क्यों पे आइए, यहाँ पे आप मान लीजिए कमर्शियल फार्मिंग
और यहाँ पे प्लांटेशन फार्मिंग मान लेते हैं, कमर्शियल ही है ना। हाँ, कमर्शियल फार्मिंग और यहाँ पे प्लांटेशन फार्मिंग। वो होता क्या है, दोनों में लार्ज एरिया ऑफ लैंड होता है कॉमन थिंग। अब अलग अलग की बात करिए। सबसे पहली बात, हाँ, और दोनों में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, और भी चीज़ बताता हूँ। एक और कॉमन चीज़ क्या है कि दोनों लेबर बहुत ज़्यादा लेती है, लेबर इंटेंसिव। ठीक है। दूसरा नंबर पे क्या कॉमन है कि दोनों को बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी HYV सीड्स वगैरह यूज़ करती है। अब एक फ़र्क क्या है कि यहाँ कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है कि जैसे ये एक लैंड है तो इसका दो टुकड़ा करके यहाँ दो जगह पे दो अलग अलग टाइप का क्रॉप उगाया जाता है। लेकिन प्लांटेशन फार्मिंग में क्या होता है, एक ही टाइप का क्रॉप पूरे एरिया में उगाया जाता है, इसको बोलते हैं प्लांटेशन फार्मिंग। ठीक है। अब आप आई होप कि समझ चुके होंगे। ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं क्रॉप पैटर्न। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं है कि मैं समझाऊं, ठीक है, फैक्ट लिखे हैं। फिर भी कोशिश करूंगा कुछ कुछ नया बता दूं, लेकिन मोटा मोटी फैक्ट है भाई। अब याद करना ही है पड़ेगा तो करना ही पड़ेगा। पहला फैक्ट की ओर आ जाते हैं। पहला फैक्ट क्या है, याद करिए कि इंडिया हैज़ 3 कम क्रॉपिंग सीजन। क्रॉपिंग सीजन क्या होता है, जैसे फिजिकल डाइवर्सिटी, फिर कल्चर, और या फिर नेचुरल, आप कह सकते हैं नेचुरल सॉइल फर्टिलिटी वगैरह वगैरह को मिला के इंडिया में 3 टाइप के आपको क्रॉप सीजन रखे गए हैं। मेजरली आप देखेंगे तो मोटा मोटी जो है वो आपको रखा गया है कि पानी, है ना, फिर लगभग लगभग पानी वगैरह पे ही सब कुछ लगा पड़ा है। ठीक है। और इसमें हम लोग एक काम करते हैं, मैं क्योंकि ये टॉपिक हल्का लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं आपको क्या करता हूँ कि समझा देता हूँ, है ना। आप लोग फिर देख लीजिएगा, बुक एक बार रीड कर लीजिएगा। देखिए, मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ, चाहे वो साइंस की हो चाहे सोशल साइंस की हो, बुक रीडिंग इज मस्ट, मतलब मस्ट का मस्ट, समझ गए। बुक रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और आपको वो बुक रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, हर बार मैंने बोला है। चलिए अब शुरू ही करते हैं, अब क्या ही है, आ ही गए तो शुरू करना पड़ेगा। सबसे पहला जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो क्लाइमेट, जैसे, ठीक है, फिर ट्रोपोग्राफी, कहाँ लोकेटेड है, जैसे माउंटेन पे है, प्लेट्यू पे है, वैली है, प्लेन है, टोपोग्राफी उसको बोलते हैं। सॉइल टाइप, फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का मत भूलिए भाईजान, एरिड, लेटराइड, ये सब सॉइल टाइप, क्या सॉइल है, उस हिसाब से भी होता है। अब सब अब सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं रावी क्रॉप्स को लेकर। रावी क्रॉप जो है वो अक्टूबर से दिसंबर तक में लगा दिया जाता है और हार्वेस्ट मतलब काट लिया जाता है अप्रैल से जून तक के सीजन में। ठीक है। अब इसका जो मेजर क्रॉप है वो है, आपको कहा गया, वीट, बार्ले, फिर उसके बाद पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। ठीक है। और मेजरली किस किस स्टेट में उगाया जाता है, तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। इतने दूर में आपको राबी क्रॉप मेनली आपको देखने मिलेगा। ठीक है।
वही बोला, मतलब आप समझिए मतलब वही है, आप समझिए राबी क्रॉप जो है ना, मोटा मोटी लगभग लगभग जो है ना, वो पानी कम मांगता है। पानी नहीं चाहिए भाई को, ठीक है, भाई बिना पानी में भी खुश है, समझे, मतलब आप मोटा मोटी ये समझिए। अब आप समझिए खारिफ क्रॉप को, मोटा मोटी समझिए कि खारिफ क्रॉप को पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अब ये अर्ली जुलाई में लगा दिया जाता है और सितंबर से अक्टूबर तक में उखाड़ लिया जाता है, हटा दिया जाता है। मेजर जो क्रॉप है इसके वो है राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, ठीक है। फिर उसके बाद पल्सेस, कॉटन, जूट और ग्राउंडनट, ठीक है। और अ, जो इसके मेन स्टेट है वो है असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र। पर्टिकुलरली आप वो समझिए कि कहाँ ज़्यादा बारिश हो रहा है या पानी ठीक ठाक है, वहीं पे आपको ये रीजन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आ, आपको मैंने ये सब समझा दिया। बीच में आपको आता है, इन बिटवीन आता है आपको जैद सीजन। ये जो सीजन होता है ये राबी और खरीफ के बीच में आता है, ठीक है। इसका मेन खाली आपको ये याद रखना है कि क्या क्या है, क्या क्या ग्रो किया जाता है। तो वाटरमेलन, मस्कमेलन, क्यूकम्बर, वेजिटेबल और फॉडर फूड, फॉडर क्रॉप। फॉडर क्रॉप आप लोग को नहीं पता होगा तो मैं बता दूँ, जैसे भूसा, जिसको भूसा बोलते हैं या चारा बोलते हैं, जो कि गाय भैंस या डेयरी केटल्स को खिलाया जाता है, वो वो होता है फॉडर फूड, फॉडर क्रॉप। वो सब इस समय में उगाया जाता है, ठीक है। अब आप इतना दूर तक समझ चुके होंगे। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। मेजर क्रॉप्स मतलब औसतन क्या क्रॉप है वगैरह, इसमें हम लोग कुछ नहीं, इसमें हम लोग तीन चार बस क्रॉप्स धरेंगे, ठीक है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्रॉप आपके सामने है राइस। क्या है भैया जी? सॉरी सॉरी, सबसे पहला क्रॉप है भैया जी राइस। राइस जो है स्टेम फूड, माने रोज जो खाता है, रोज खाने वाला चीज़ है। मेजोरिटी पीपल इन इंडिया। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम लोग वर्ल्ड में। चाइना हम लोग से पहले है, ठीक है। यह एक खारिफ क्रॉप है, राइस एक खारिफ क्रॉप है। इसको रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर लगभग लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा चाहिए। ये सब फैक्ट है, आपको याद ही करना पड़ेगा। जैसे राइस स्टेम फूड है फॉर मेजोरिटी इन इंडिया, टेम्परेचर 25 डिग्री से ज़्यादा चाहिए। खरीफ क्रॉप है, हाई ह्यूमिडिटी मतलब पानी वाला क्रॉप है, पानी ज़्यादा चाहिए। एवरेज रेनफॉल विथ 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और अ, अच्छा खासा मतलब पानी चाहिए इसको। और आपको राइस जो है वो मतलब आप कह सकते हैं कि पानी पीने वाला क्रॉप। जैसे राइस को उगाने के लिए भी पानी ज़्यादा लगता है, बनाने के लिए भी पानी लगता है, समझिए। और राइस को जब आप सिर्फ एक काम करिएगा, किसी दिन प्रैक्टिस करिएगा, सिर्फ राइस खाइएगा, तो आपको लगेगा कि आपको गला फंस रहा है, आपको पानी पीने की ज़रूरत है, मतलब उसको निगलने के लिए भी पानी चाहिए। बहुत पानी पीता है। इससे आप याद रखिए कि ये खारिफ वो क्रॉप है। और खारिफ इससे आप खारिफ के लिए याद रखिए कि खारिफ जो क्रॉप है वो पानी ज़्यादा पीते हैं। अब राइस कहाँ कहाँ उगता है उसकी बात की गई है, तो उगता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, कोस्टल एरिया, डेक्कन डेल्टिक रीजन, ठीक है। और जो भी मतलब सीधा सीधा समझिए कि जहाँ पे पानी ज़्यादा है,
स्टेट भी दिए गए हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और पार्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, इस सब एरिया पे भी आपको राइस उगने मिल जाता है। वीट, ये सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कीरियल क्रॉप है। कीरियल क्रॉप मतलब जो सबसे पहले खाया जाएगा, तो ये राइस के बाद आता है, समझ गए? मतलब राइस के बाद है। ठीक है, मतलब अगर आपको चावल नहीं मिलेगा तो सेकेंड लेवल पे आपका रहेगा कि हाँ, हम लोग वीट खा लें। ठीक है, दूसरा दूसरा नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट में पार्ट ऑफ द कंट्री, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट क्रॉप होता है। ये राबी क्रॉप है। ठीक है, मतलब इसको पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, इसको ब्राइट सनलाइट चाहिए। ठीक है, और लगभग लगभग बारिश ज़्यादा नहीं चाहिए, 50 से 75% एनुअल रेनफॉल भी रहे ना, तो ये आराम से उग जाए। 50 से 75 सेंटीमीटर अगर एनुअल रेनफॉल रहे तो आराम से उग जाएगा। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट प्लेन्स जो है, जैसे गंगा सतलज प्लेन में ये मोस्टली उगता है। दूसरा ब्लैक सॉयल डेक्कन प्लेट्यू वगैरह में भी अच्छे से उग जाता है। कुछ कुछ स्टेट्स दिए गए हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में वीट की उगत अच्छी खासी है। अगला है मिलेट्स। अब मिलेट्स इसमें डायरेक्ट नहीं है, मिलेट्स इसमें 3 मिलेट्स के बारे में आपको बताया गया है। नंबर 1 इज ज्वार, बाजरा और रागी। ठीक है, जिसमें से रागी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए इस चैप्टर के हिसाब से। ठीक है, इन सब बहुत इम्पोर्टेंट ये सब बहुत इम्पोर्टेंट मिलेट्स है जो कि इंडिया में उगते हैं। ठीक है, और इन लोग को और भी कोरस ग्रेन्स भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे कोरस ग्रेन मतलब बहुत मोटे दाने जो होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे मिलेट्स का आगे पीछे कहीं पे मैंने फोटो भी दिया होगा, पता नहीं नहीं दिया है, देना चाहिए, लेकिन हालांकि फिर भी जाने दीजिए। ये हल्के से मोटे दाने वाले होते हैं, समझ गए, हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं। ठीक है, और रागी के बारे में इसलिए इम्पोर्टेंट है, रागी के बारे में बताएगी कि ये आयरन, कैल्शियम और अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रफेज में बहुत ज़्यादा वो होता है, बहुत ज़्यादा रिच होता है। अब इसको याद कैसे रखना है, तो आप इसको याद रख सकते हैं COI, कोई। ये KOI वाला कोई नहीं है, कि COI वाला कोई है। इससे आप याद रख सकते हैं C फॉर कैल्शियम, O फॉर अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और I मतलब आयरन। सिंपल। ठीक है, अब आगे, ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप रिस्पेक्टेड इन प्रोडक्शन। इट इज रेन फेड, मोस्टली ग्रोन इन मॉइस्ट एरिया विद इन द हार्वेस्ट ऑफ। ठीक है, कुछ कुछ स्टेट्स दिए गए, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। इस सब स्टेट्स में आपको मिलेट्स मोस्टली उगते हुए दिख जाएंगे। अब सेकंड, बाजरा पे आइए। बाजरा ग्रो वेल इन सैंडी सॉइल। ठीक, फिर उसके बाद मेजर बाजरा प्रोडक्शन स्टेट्स आर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। रागी is a crop dry region and grows well on red, black, sandy, luminous shadow black soils. Major ragi production states are Karnataka, Tamil Nadu, Himachal, Uttarakhand, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। इसमें कुछ कहा ऐसा था नहीं कि समाज आया जाए, लेकिन फिर भी। अब आप आ जाइए ज्वार पे। ठीक है, ज्वार जो है सॉरी, ज्वार पे नहीं, मेज पे आ जाइए, मेज पे। मेज का मतलब होता है भुट्टा। ठीक है, इसकी खास बात ये है कि खाने में और फोडर फोडर मैंने अभी बताया कि जो जानवरों को खिलाया जाता है, दोनों में इसका यूज़ होता है।
यह एक खरीफ प्रोडक्ट है जिसको टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री के अभाव में चाहिए, ठीक है। और ओल्ड एलुवियल सॉइल में उगता है ये। जैसे ओल्ड एलुवियल सॉइल क्या कि नदी जा रही है तो ये आसपास के मिट्टी पे नहीं उगेगा, ये दूर जाके उगेगा, इसलिए। और वहाँ पे पानी भी ज़्यादा होना चाहिए। तो स्टेट्स लाइक बिहार, ठीक है, वो मेज का बहुत अच्छा खासा प्रोड्यूसर है। मॉडर्न HYV सीड्स वगैरह फर्टिलाइजर इरिगेशन के थ्रू इसका प्रोडक्शन को इंक्रीज भी किया गया है। और मेजरली जो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि नंबर 1 बिहार दे ही गया, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इसको मेजरली आपको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। पल्सेस इंडिया, अब पल्सेस मतलब दाल होता है भाई। अब दाल में सबसे खास बात आप समझिए, दाल में कहानी क्या है कि इंडिया जो है ना, वो सबसे बड़ा मतलब प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है एट द सेम टाइम, ठीक है। और और दाल जो है बहुत ज़्यादा प्रोटीन में हाईली रिच होता है, समझे। इसीलिए दाल कहा जाता है कि दाल खाइएगा तो प्रोटीन मिलेगा, प्रोटीन सॉरी हाईली रिच होता है, ठीक है। और मेजर पल्सेस आप यहाँ पे दिया हुआ है, तूर जो कि अरहर होता है, उड़द, मूंग, मसूर, पीस, पीस मतलब चना, चना भी एक दाल होता है। अब चना दाल सुने होंगे, है ना। और ग्राम, ठीक है। ये सब दाल जो है वो खारिफ प्रोडक्ट है, ठीक है। और इन लोग को लेस मॉइस्चर चाहिए होता है, पानी ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, ड्राई कंडीशन पे उगते हैं। लिंग्विस्टिक क्रॉप है ये। अब लिंग्विस्टिक क्रॉप होता है, मैं बताऊंगी इस पैराग्राफ को आप समझ लीजिए, लिंग्विस्टिक क्रॉप इसके बाद बताता हूँ। दिस क्रॉप एक्सेप्ट आहार, आहार जो यहाँ पे तूर दाल जो बताया, अरहर जो बताया गया है, वो जो है वो आ, उसको छोड़ के लिंग्विस्टिक की यहाँ पे कैटेगरी दी हुई है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। मेजरली स्टेट्स आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। अब आप लिंग लिंगुमिनिश सीड्स का मतलब समझिए। ये जैसे कोई भी सीड्स है, जब आप इसको इसमें मिट्टी में पोर करेंगे तो क्या होता है कि मान लीजिए पत्ता निकलेगा भी, तो क्या होगा कि यहाँ से सॉइल में से फर्टिलिटी लेगा और फिर ये अपने आप को फीड करेगा। लिंगोजिनस मतलब प्लांट मतलब क्या होता है कि इसके अंदर, एक सेकंड मैं बताऊं, हाँ, इसके अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया, ये क्या होता है, जैसे ही ये आता है सॉइल के अंदर तो क्या होगा कि आपको पता है कि इन्वायरमेंट में बहुत सारा नाइट्रोजन गैस भरा पड़ा है। तो ई बैक्टीरिया, प्लांट को भी नाइट्रोजन चाहिए क्योंकि नाइट्रोजन हेल्प अस इन ग्रोथ। ह्यूमन में भी नाइट्रोजन हेल्प करता है ग्रोथ के लिए, बिना नाइट्रोजन के हम लोग भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको पता है कि इन्वायरमेंट बहुत सारा नाइट्रोजन भरा हुआ है। अब क्या होगा कि ये जो प्लांट है, ये जो बैक्टीरिया है, ये इस नाइट्रोजन को खाएगा, हवा से खाएगा, और इसको क्या करेगा कि इसके अंदर नाइट्रेट छोड़ देगा, ठीक है। नाइट्रेट इसके अंदर छोड़ देता है, मतलब एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। अब प्लांट में नाइट्रेट चला गया तो आपने बायोलॉजी के लाइफ प्रोसेस में बताया था कि प्लांट्स नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकता है, उसको सॉइल से लेना पड़ता है नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में। अब ये नाइट्रेट के फॉर्म में ये क्या करेगा कि इसको ऊपर ले लेगा, और फिर बाद में अगर कोई जानवर या हम लोग आप लोग में से कोई इसको खा लेगा तो ये उसके भी ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो इसको बोलते हैं
लिंगुमिनेस क्रॉप, समझ गए। हम लोग आगे आ जाते हैं। अब फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन्स की बात कर लेते हैं। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। हाँ, शुगर केन। शुगर केन आप जानते होंगे, गन्ना के बारे में यहाँ क्या लिखा है सो अब आप पढ़िए। इट इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। इट ग्रोज वेल ऑन अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद इन द टेम्परेचर 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस। अब बात समझिए। अर्थ है मान लेते हैं, तो यहाँ पे इक्वेटर है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये पूरा बीच का जो एरिया है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। सब ट्रॉपिकल जोन जो है वो, मतलब आप हल्का हल्का इधर इधर एरिया भी मान के चलिए, तो ये हो गया सब ट्रॉपिकल जोन। तो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन में भी ग्रो करता है, ठीक है। और इसको हॉट टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, और ह्यूमिड चाहिए, मतलब हॉट भी रहे लेकिन पानी भी रहे। हॉट कितना, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, और पानी कितना, तो 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक। तो आपको पता है इक्वेटोरियल रीजन जहाँ पे ये बता रहा है ट्रॉपिकल रीजन, यहाँ पे बारिश होती रहती है क्योंकि इस पे जगह पे सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है। तो आपने पिछले साल में पढ़ा था कि हाउ क्लाउड मूव्स वगैरह, है ना, उस पे नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे बारिश होती रहती है, तो इसलिए यहाँ पे ये आराम से उग जाता है, ठीक है। और इसके बारे में क्या है, इसको हार्वेस्ट करने से हमें मैनुअल लेबर चाहिए। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम लोग। इस बार चाइना नहीं, इस बार ब्राज़ील से हम लोग पीछे हैं, ठीक है। और शुगर केन के जो मेन प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा मेन जो स्टेट्स है, वो अभी आपको यहाँ पे मतलब आ, क्या बोलते हैं, मेन यही स्टेट्स शुगर केन को अभी मतलब अच्छे से उगाते हैं, मतलब ज़्यादा उगाते हैं, सीधा सीधा समझिए। ऑयल सीड्स, ऑयल सीड मतलब तेल, तेल के जो बीज होते हैं, तेल के बीज जैसे क्या होते हैं, जैसे ग्राउंडनट, लाइन सीड्स, क्या कैस्ट्रल, फिर अभी आपको मैं बताता हूँ, सीसा मून, तिल का तेल जिसको कहते हैं, सोयाबीन, है ना। अब वो, इसमें हम लोग को क्या समझना है, दो तीन फैक्टर याद रखना है। इंडिया 12% जो जितना भी मतलब इंडिया में जो भी कल्टीवेशन लैंड, उसमें तेल उगता है। इंडिया का 12% कल्टीवेशन लैंड पे तेल उग रहे हैं। हम लोग फिर पीछे हैं, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना, ठीक है। और मेनली जो प्रोड्यूस होता है इंडिया में वो है ग्राउंड नट, मस्टर्ड, कोकोनट, तिल का तेल, सोयाबीन, कैस्ट्रल सीड्स, coconut seed, lime seed, and sunflower, and most edible used cooking oil medium। खाना बनाने समय ही हम लोग सारा तेल, लिख लीजिए, ये सारा तेल लगभग लगभग खाना बनाने में ही यूज़ करते हैं। कुछ कुछ तेल खाना बनाने को छोड़ के कुछ अलग अलग काम, जैसे कॉस्मेटिक या ऑइंटमेंट में भी काम आता है। अब यहाँ पे दो तीन बात देखिए। ग्राउंड नट इज़ अ खारिफ क्रॉप। यहाँ पे दो तीन फैक्ट दिया गया है, जैसे ग्राउंड नट इज़ अ खारिफ क्रॉप, लाइम सीड एंड मस्टर्ड आर राबी क्रॉप, ठीक है। कैस्ट्रल सीड्स इज ग्रोन एज बोथ राबी एंड खारिफ, ठीक है। और लास्ट
मतलब आपको बताया गया है कि सीसीमम इज अ खारिफ क्रॉप इन नॉर्थ इंडिया एंड राबी क्रॉप इन साउथ इंडिया। मतलब जैसे नॉर्थन इंडिया है ना, वहाँ पे ये खारिफ क्रॉप है क्योंकि वहाँ पे बारिश हो रही तगड़ी, तो वहाँ पे ये बारिश मांग रहा है, पानी मांग रहा है। और जहाँ पे बारिश उतनी खास नहीं हो रही वहाँ पे ये राबी भी उग जा रहा है। मतलब भाई का डुअल नेचर है, भाई मस्ती में रहता है। ठीक है, अब टी के बारे में आइए। टी के बारे में सबसे पहली बात बताई गई है कि यह प्लांटेशन, मतलब प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो मैंने आपको बताया वो फार्मिंग का एक मेथड है। मतलब ठीक है, और ये इनिशियली इंडिया में नहीं उगता था, ये ब्रिटिशर्स ने आपको इंडिया में ला के दिया। ठीक है, लेकिन आज ठीक है, जितना भी मोस्ट जो टी प्लांटेशन है सो इंडियंस ही ओन करते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक क्लाइमेट में ये ग्रो करता है। ठीक है, फिर इसको चाहिए कि सॉइल जो रिच है वो ह्यूमस में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो, प्लस रिक्वायर्ड वार्म एंड मॉइस्ट, फोस्ट फ्री। ठीक है, हाँ मोस्ट जो स्टेट्स है वो आप देख लीजिए। आसाम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, जलपुरी डिस्ट्रिक्ट्स, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा जो है वो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है इंडिया में। और इंडिया सेकंड पोजीशन है आफ्टर चाइना। ठीक है, लगभग लगभग यही सिंपल कहानी चल रहा है। अब आप आ जाइए कॉफ़ी पे। कॉफ़ी भी इंडिया का नहीं, ठीक है, ये भी ये भी आया है आपको यमन से। यमन एक कंट्री है, लेकिन इंडिया का जो कॉफ़ी है वो इंडिया का क्वालिटी के लिए जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, अब कहाँ गया कहाँ गया, हाँ इनिशियली जो इंट्रोड्यूस किया गया वो क्या गया, बाबा बुद्धा हिल्स में बना, सबसे पहले कल्टीवेट किया गया। आज के टाइम में ये नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु वगैरह सब जगह पे भी उगाया जाता है। ओके, ओके, ओके। इसको रेनफॉल चाहिए कितना है सो समझिए। रेनफॉल इसको चाहिए 125 सेंटीमीटर से लेके 250 सेंटीमीटर तक। टेम्परेचर चाहिए 14 डिग्री से लेके 26 डिग्री सेल्सियस तक। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या होते हैं? गुड क्वेश्चन। अब फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह को ही हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कहा जाता है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट है आफ्टर चाइना। ठीक है, ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट भी इंडिया उगाता है। मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र पूरा वर्ल्ड में जाना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये आप डाटा याद कर लीजिएगा। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश का ऑरेंजेस। ठीक है, नागपुर, चेरापूंजी और नागपुर और चेरापूंजी का नारंगी वगैरह, ये सब पूरा वर्ल्ड में जाना जाता है। ठीक है, इसमें आप ये सब याद कर लीजिएगा, ये सब कुछ खास है नहीं। क्विक रिवीजन करवा लेते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग? ठीक है, नॉन फूड क्रॉप्स तो अब पढ़ना ही है, एक बार क्विक रिवीजन करवा लेते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, क्योंकि इसको आपको याद करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो अभी आप सिर्फ, अगर आप सुन रहे हैं तो आप सिर्फ सुनिए, अब लिखने का जरूरत नहीं है। अगर आप लिख रहे हैं तो अभी रुक जाइए, अब आप फर्स्ट सुनिए। अगर लिखे हैं इतना दूर तक तो कॉपी पलट के जरूर देखें। अब आप मेरी बात सुनिए। राइस एक स्टेम फूड है, फर्स्ट स्टेम फूड है। ठीक है,
हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। राइस एक खरीफ प्रोडक्ट है, खरीफ क्रॉप है। इसको टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर चाहिए। और मेजर जो स्टेट है वो है पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कोस्टल एंड डेल्टा रीजन ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान। राइस की कहानी खत्म। वीट भी सेकेंड स्टेम फूड है फॉर इंडिया। यह एक राबी क्रॉप है, ठीक है। ये जो है वो फर्टाइल सॉइल में उगता है, ठीक है। दूसरा, इसको रेनफॉल चाहिए 50 से 75 सेंटीमीटर। और मेजर जो उगता है ये गंगा सतलज प्लेन, पंजाब, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और राजस्थान में। व्हीट की बात हो गई ख़त्म। अब मिलेट्स की बात आई है। मिलेट्स में 3 पढ़े हमने, ज्वार, बाजरा, रागी। ज्वार, बाजरा, रागी, ठीक है। इन तीनों में कोई भी सीजन चलेगा। ज्वार जो है वो ब्लैक या अलुवियल सॉइल में उगता है और मेजर इसका स्टेट है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। बाजरा भी ब्लैक सॉइल में उगेगा। इसको टेम्परेचर 18 से 28 डिग्री के बीच में चाहिए। रेनफॉल लगभग 40 से 75 सेंटीमीटर के बीच में चाहिए। और ये मेजरली उगता है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा में। रागी पे आ जाइए। रागी भी लगभग रेड रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल में ही उगता है। इसको टेम्परेचर चाहिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक। मेजरली इसको रेनफॉल चाहिए 60 से 80 सेंटीमीटर। मेजर स्टेट थे इसके कर्नाटक, उत्तराखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। अब आप आ जाइए मेज़ पे। मेज़ जो है वो फूड और फॉडर दोनों है, ठीक है। ये एक खरीफ सीजन है, खरीफ प्रोडक्ट है, लेकिन रागी है इन बिहार ओनली। ये ओल्ड एलुवियल सॉइल पे उगता है। इसका भी टेम्परेचर जो आपको चाहिए वो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। एवरेज रेनफॉल 50 से 75 सेंटीमीटर। रीजन कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। पल्सेस एक लिग्यूमिनस क्रॉप है। इंडिया में हम लोग सबसे ज़्यादा पल्स उगाते भी हैं और सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी करते हैं। इसको सीज़न कोई भी चलेगा। मेजर जो स्टेट्स उगाए जाते हैं वो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका। शुगर केन, यह एक प्लांटेशन प्रोडक्ट है, क्रॉप है। हम लोग सेकेंड है आफ्टर ब्राज़ील, ठीक है। उसके बाद इसको भी कहीं भी कभी भी उगाया जा सकता है, ठीक है। और इसको एवरेज टेम्परेचर चाहिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। एवरेज रेनफॉल चाहिए 75 से 100 सेंटीमीटर। मेजर स्टेट है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ठीक है। अब आप आ जाइए ऑयल सीड पे। ये फूड में एडिबल होता है और रॉ मटेरियल के तौर पे भी यूज़ होता है, ठीक है। दूसरा, ग्राउंडनट जो है वो खारिफ प्रोडक्ट होता है। लाइम सीड और मस्टर्ड राबी होता है। कैस्ट्रोल दोनों में उग सकता है। सैंडी लूम्स और ब्लैक सॉइल में ये लोग उगते हैं, ठीक है। फिर मेजर जो स्टेट है वो समझिए, गुजरात और राजस्थान, तमिलनाडु मेजर स्टेट्स है इसके। अब आप आ जाइए टी पे। टी भी प्लांटेशन प्रोडक्ट है। हम लोग सेकेंड है आफ्टर चाइना, ठीक है। इसको गर्म हवा चाहिए, गर्मी चाहिए,
मेजर स्टेट है असम हिल्स, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वगैरह आप समझ जाइए सीधा सीधा। फिर कॉफ़ी का मेजर प्रोड्यूसर है कर्नाटक है, ठीक है। और फ्रूट तो लगभग लगभग सब जगह ही उगती है। अब हम लोग अब भाईजान हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। नॉन फूड क्रॉप क्या होता है वो समझिए। नॉन फूड क्रॉप मतलब वो क्रॉप जो खाने पीने को छोड़ के कुछ अलग हो, मतलब, है ना। तो उसमें सबसे पहला आपको यहाँ पे दिया गया है रबर। एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, मतलब इक्वेटर पे पाया जाने वाला, ठीक है। अब ये नहीं बोलना इक्वेटर क्या होता है भाई, इक्वेटर क्या होता है भाई, है ना। तो ये सब को नहीं पूछेगा। ये एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में भी पाया जाता है। मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, भींगा भींगा जगह चाहिए, ठीक है। लगभग लगभग 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल, टेम्परेचर अबव 25 डिग्री चाहिए, ठीक है। और बहुत इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। और मेनली ग्रो होता है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड अंडमान निकोबार आइलैंड में से निकोबार आइलैंड पे मेनली ग्रो होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। अगला है हम लोग के पास आपको फाइबर क्रॉप, ठीक है। फाइबर क्रॉप जैसे कॉटन, जूट, हेम्स, नेचुरल सिल्क। एकाएकी करके हम लोग इसमें सबकी बात करेंगे। पहली बात यहाँ पे आप समझिए कि सिल्क जो है सिल्क वॉर्म से निकाली जाती है, और इसको करने का जो प्रोसेस, मतलब जैसे मछली उगाने का सिस्टम होता है एक्वा कल्चर, वैसे ही जो ये सिल्क वॉर्म उगाने का या सिल्क फाइबर निकालने का जो प्रोडक्शन करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं सीरीकल्चर बोलते हैं। उसके बाद अब बाबा जी है कॉटन पे, ठीक है। इंडिया का होम प्लांट था पहले कॉटन, ठीक है। और कॉटन टेक्सटाइल के लिए कॉटन सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है। फिर से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना, इंडिया सेकंड पे है, ठीक है। अब आप एक बात याद रखिए कि काले कलर की मिट्टी पे सफ़ेद कलर का कॉटन अच्छा उगता है। इससे हमें यह पता चलता है कि ब्लैक सोइल पे कॉटन उगता है और वहीं उगता है, जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। अब हाई टेम्परेचर चाहिए और लाइट इरिगेशन चाहिए, और लगभग लगभग 210 दिन लगेगा इसको पूरा मेच्योर होने में, ठीक है। मतलब लगभग लगभग 6 से 8 महीना इसको मेच्योर होने में लगेगा। मेन स्टेट महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, लगभग लगभग वही स्टेट आप समझ जाइएगा। जूट क्या होता है, पहले जूट का बोरा आता था लेकिन अब तो वो सब बंद हो चुका है। जूट एक तरीके की रस्सी टाइप का मटेरियल होता है, आज भी बहुत सारा रस्सी मिलती है जूट की, ठीक है। जूट को गोल्डन फाइबर बोला जाता था एक समय पे, ठीक है। दूसरा बहुत फर्टाइल सॉइल पे उगता है, ठीक है। लगभग लगभग आपको इसमें याद रखना है कि मेन स्टेट्स कौन से हैं। तो वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, मेघालय, ये सब मेजर जो है वो उगाते हैं। अब यहाँ से आपको और भी फैक्ट याद करने मिलेंगे, हालांकि मोस्टली वी आर एट द एंड ऑफ द चैप्टर। यहाँ से अब आपको गवर्नमेंट का एंट्री देखने मिलेगा। टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स, यहाँ पे गवर्नमेंट ने कैसी टेक्नोलॉजी लगाई, इम्प्रूव की एग्रीकल्चर में, वो सब आपको देखने मिलेगा, ठीक है। सबसे पहला आप समझिए ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे की, या रुकिए रुकिए ग्रीन रेवोल्यूशन छोड़िए।
अब यहाँ पे आप बात समझिए कि यहाँ पे अब एग्रीकल्चर जो कि लगभग लगभग इंडिया में 60% जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। उसमें भी जब इंडिया नए नए आज़ाद हुआ था उसमें आप देख सकते हैं कि सब लोग नेचुरल चीज़ों पे ही ज़्यादातर डिपेंडेंट था, मानसून वगैरह वगैरह ये सब है। तो सबसे पहली बात यहाँ ये लिखी गई है कि इसको बहुत अच्छे खासे टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म से ठीक करना चाहिए। अब ठीक करना तो चाहिए, मगर कैसे? गवर्नमेंट ने कुछ कुछ स्टेप्स उठाए। सबसे पहला, जमींदारी सिस्टम्स को अबॉलिश किया गया। दूसरा, लैंड रिफॉर्म्स जो है वो 5 ईयर प्लान में लाया गया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर बता देता हूँ। हर गवर्नमेंट की जब सरकार बनती है तो हर सरकार एक 5 ईयर प्लान लाता है, क्योंकि 5 ईयर में वो गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाएगी, या फिर मतलब अगर मन रहा तो लंबा भी खींच सकती है, ठीक है। तो वो अलग कहानी, लेकिन 5 ईयर प्लान लाना अनिवार्य है, जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। फिर उसके बाद लैंड होल्डिंग्स पे भी कुछ कुछ ध्यान दिए गए। जैसे एक आदमी के पास एक लिमिट से ज़्यादा लैंड तो नहीं है, इससे क्या होता है कि लैंड का कंसोलिडेशन एक ही जगह पे हो जाता है ना। तो इसलिए उस पर भी ध्यान दिया गया। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट हुआ थ्रू ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन था कि जैसे इंडिया को हाई यील्डिंग सीड्स ला के दिया गया। फिर टेक्नोलॉजी से रूबरू कराया गया कि आप हाथ से मत कीजिए, ट्रैक्टर का यूज़ करिए, है ना, वगैरह वगैरह चीज़ें किससे इंट्रोड्यूस कराएगी। फिर उसके बाद हाई यील्डिंग सीड्स बता दिया, और उसके बाद आपको वाइट रेवोल्यूशन था जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स पे, मिल्क्स पे, कैटल पे ध्यान दिया जाए, है ना, ये सब चीज़ों पे, मिल्क्स पे जो था वाइट रेवोल्यूशन लाया गया। लेकिन इसका फ़ायदा बहुत सारे लोग नहीं ले पाए, ये बहुत कम एरिया में सिमट के रह गया, ठीक है। ये कहानी तो आप बार बार सुनते ही होंगे। दिस इज द लास्ट पेज एंड दिस इज द लास्ट। अब ग्रीन रेवोल्यूशन हो गई, इतनी ही बात थी उस टॉपिक में। अब बात आ गई है आगे। अब किसानों को कुछ कुछ फ़ायदा दिया गया ताकि उन लोग अंडर दिस दिस टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स ही, इंस्टीट्यूशन और टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स के थ्रू ही फ़ायदा दिया गया, लेकिन कुछ अलग टाइप का फ़ायदा दिया गया, अच्छा खासा फ़ायदा दिया गया। जिसे आपको बताया जाता है कि क्रॉप का इंश्योरेंस किया गया अगेंस्ट फ्लड, साइक्लोन, फायर, हाँ। अनलेस एंड अनटिल आप फायर खुद से लगा रहे हैं, अगर नेचुरल फायर आ जाता है तो भी आपको उसका फ़ायदा दिया जाएगा। फिर ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है, लोन फैसिलिटी वगैरह भी दिया गया। एक कार्ड बनाया गया, किसान क्रेडिट कार्ड, जिससे वो किसान के लिए ज़रूरी जो चीज़ें हैं, जो कि खेत में लगने वाली चीज़ें हैं, उसको जाके खरीद सकते थे उस क्रेडिट कार्ड पे। क्रेडिट कार्ड क्या होता है यू ऑल नो वेरी वेल। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट में बता दूंगा। अगर नहीं समझ में आए ना, देखिए आप लोग, सबसे बड़ी बात है कि एक तो वैसे भी बहुत कम लोग देख रहे हैं, अभी आप यहाँ तक आ गए हैं, हाँ बहुत भारी बात है। इनिशियल स्टेट पे ये चैनल भी है, ये चैनल भी ऐसा नहीं है कि बहुत हाई एंड पहुँच चुका है, और जैसे कि आप बोलिए कि मेरे को सब कुछ आता है, मैं आपको सिखाना शुरू करवा दूं कि हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, वो सब भी ऐसा नहीं है। चैनल भी इनिशियल स्टेट पे है, सब कुछ इनिशियल है। अब देखिए, हो सकता है कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मुझसे समझ में ना आए, आई एग्री टू डैट, लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं हर एक चीज़ आपको एनसीईआरटी से समझाऊं। क्योंकि आप बोलिएगा कि सर पीपीटी वगैरह क्यों नहीं बना के लाते, क्योंकि पीपीटी बनाना तो ठीक है मैं बना दूं, लेकिन पीपीटी बनाने में टाइम बहुत कंज्यूम होगा, और उतना टाइम अभी मेरे पास है नहीं, क्योंकि अभी आप कह नहीं सकते मुझे फुल टाइम यूट्यूबर,
ओके, या कुछ भी। तो अभी तो मैं फ्री हूँ आपके लिए। मान लीजिए आपको मेरे से समझ में ना आया, या आप मेरे से मत पढ़िए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप किसी से भी पढ़िए। अब होता क्या है कि कुछ टीचर से आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन आप उससे डाउट नहीं पूछ पाते। तो आप सिर्फ इस चैनल को ऐसा डाउट आस्किंग चैनल भी आप रखिए। जिस चैप्टर का है आप वो वीडियो ढूंढिए और सिर्फ आप अपना डाउट कमेंट कीजिए। आपका डाउट मेरे पास आएगा, गारंटी देता हूँ रिप्लाई दूंगा। फिर भी आप उस कमेंट के नीचे अगर रिप्लाई देते कि नहीं समझा भाई, फिर से मैं रिप्लाई करूंगा, इस बार वीडियो के फॉर्मेट। ठीक है, तो आप डाउट पूछिए तो सही, उसके बाद का कहानी अलग है ना। किसान को क्रेडिट कार्ड दिया गया, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस दिया गया, ठीक है, और सम अदर स्कीम भी इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। ठीक है, जैसे कि स्कीम्स के बारे में बात किया गया है कि बुलेटिन्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोसेस, मतलब वेदर के बारे में पहले बता दिया गया। अब मान लीजिए कि किसी का क्रॉप कटना है संडे को। अब क्रॉप है वीट, वीट को तो पानी नहीं चाहिए, वो तो आपको है खारिफ क्रॉप। अब खारिफ क्रॉप है तो पानी तो ना चाहिए भाईजान। तो अब करे तो करे क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, तो मतलब करे तो करे क्या। तो होता क्या है कि गवर्नमेंट क्या करेगी कि बता देगी कि सैटरडे को बारिश होने वाली है। वो बंदा समझ जाएगा कि हाँ सैटरडे को बारिश होने वाली, तो एक काम करते हैं फ्राइडे को कटवा लेते हैं, एक दिन से क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। कौन सा एक दिन में वो क्रॉप नहीं उगा था, एक दिन में पूरा क्रॉप मेच्योर हो जाएगा। एक दिन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, खासा ना फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ओवरऑल देखोगे तो फ़र्क पड़ेगा, खासा ना फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो एक दिन पहले उसको कटवा दिया जाए। तो ऐसे ऐसे सिस्टम चलते हैं। अब आगे पहले तो चलते थे, आजकल तो मोबाइल स्क्रीन में ही बहुत सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पिछले क्लास में आपने पढ़ा था। ठीक है, और ये सब चीज़ें भी लाई गई। चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है। लास्ट टॉपिक है भूदान ग्रामदान। सीधा सीधा समझाता हूँ, बहुत छोटा सा टॉपिक है। भूदान ग्रामदान, भूदान का मतलब आप समझिए, भू का मतलब होता है भूमि, भूमि का मतलब होता है लैंड, दान का मतलब होता है डोनेशन या गिवन या गिव अवे, आप जो भी समझिए। ग्राम मतलब होता है गांव, और दान का मतलब वही डोनेशन। होता क्या है कि विनोबा भावे जो है वो वो भूदान मूवमेंट को लीड करते हैं। ठीक है, कहना क्या रहता है कि बहुत सारा जो लैंड है वो ज़मींदार, इसको मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ, ठीक है, रीड नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है, समझ, एक सेकंड। तो अब यहाँ पे मतलब क्या ले लूँ भाई। हाँ, तो सबसे पहले आप बात समझिए स्टेट। अब जैसे ले लेते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ये क्या है बे, अच्छा एक और चीज़ सोच रहा था मैं कि अगर आप लोग का डिमांड रहा तो इस चैनल पे मैथ भी पढ़ाया जाए, लेकिन आप चाहें तो ही पढ़ाऊँगा मैथ। ठीक है, ज़बरदस्ती मैथ नहीं लेने का, क्योंकि मैथ से अपना भी उससे ही कुछ हालत चलते रहता है। लेकिन मैथ आप चाहें तो मैं पढ़ाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ पढ़ा नहीं सकता। वो मैथ आप चाहें तो बताऊँगा मैं आपको। ठीक है भैया जी, ठीक है भैया जी, ठीक है भैया जी, अब आप समझिए बात। विनोदा भावे का कहना था कि सबसे पहले शुरू हुआ है आपको आंध्र प्रदेश में। कहना था कि बहुत सारा लैंड कुछ कुछ ज़मींदार होल्ड करके बैठे हैं, उसमें बहुत सारे पीजेंट्स काम करते हैं। तो
हुआ क्या कि उनका कहना था विनोबा भाई भावे का कि गवर्नमेंट को पार्टिसिपेट करना चाहिए और इनसे थोड़ा सा लैंड लेकर नॉर्मल पीजेंट्स को बांट देना चाहिए। उससे होगा क्या कि इन लोग खुद पे ही इंटरडिपेंडेंट हो जाएंगे और खुद से कमाएंगे, खुद से खाएंगे। तो सबसे पहले तो एक फेक खबर फैल गई कि गवर्नमेंट जो है वो ऐसा लॉ लाने जा रही है जिसमें जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होगा उससे ज़मीन छीन कर किसानों को दिया जाएगा। ऐसा था नहीं, लेकिन ऐसा फैल गया। तो ज़मींदार सोचे कि भाईजान अगर गवर्नमेंट छीन के दे दे तो थोड़ी बेइज्जती हो जाएगी, इससे अच्छा हम खुद से दान कर देते हैं। तो बहुत सारे ज़मींदारों ने अपना कुछ कुछ परसेंट ज़मीन दान कर दिया। ग्राम दान क्या होता है? ग्राम दान भी सेम है। ग्राम दान कुछ नहीं है, कुछ कुछ ज़मींदार के पास इतना ज़मीन था भाई कि वो पूरा एक ज़मीन, जैसे 80 एकड़ ज़मीन, 80 एकड़ ज़मीन 80 विलेज को दान कर दिया गया। मतलब इतना ज़मीन, मतलब आप समझिए कि एक पूरा गांव को ज़मीन दान कर दिया गया। इतना सारा ज़मीन था एक बंदे के पास, एक दो बंदे के पास, तो वो ग्राम दान। ओके, यहाँ तक आप लोग मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। ओके ओके ओके, एक सेकेंड, आप कृपया प्रतीक्षा करें, जानकारी इकट्ठा की जा रही है। ऐसे ही ना बोलता है भाई टेली कॉलर वाला। ओके, सो इट वाज योर चैप्टर एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4। दूसरा बात, एक वीडियो और लाऊंगा मैं कुछ ही दिनों में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एसएसटी में कुछ कुछ सिलेबस में चेंजेस हैं उसको। ठीक है, चेंजेस क्या है, लगभग वही है। तीसरा बात, अगर आप लोग कहीं चाहें तो आपके हाफ ईयरली में जितने मैप आ रहे हैं वो मैप भी करवा सकते हैं हम लोग, चाहें तो, क्योंकि मैप ऑलरेडी बहुत सारे आप देख लेंगे या बुक में ही दिया हुआ है, चाहे तो करवा दूंगा। बाकी तो फिर ठीक है, मतलब और क्या, तो और तो कुछ बचा नहीं है। ओके, दिस इज इट। इसी के साथ we will meet in next video. Might next video come on this syllabus. चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो हाँ, और कुछ नहीं है। सो ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड इसी के साथ बाय बाय।